सब लोग। आज के इस सेशन में हम पर्यावरण अध्ययन जो एवीएस का पोर्शन होने वाला है, मैराथन रहेगा। हो सकता है 1 घंटे का होगा, लेकिन सभी पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। हर एक पॉइंट आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, किसी भी पॉइंट को स्किप नहीं करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन सीटेट में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होता जा रहा हमेशा, और उस हिसाब से सीटेट में आजकल जो पासिंग बच्चे हो रहे हैं कम हो रहे हैं। उसका कारण यही है कि बेसिक पढ़ना छोड़ दिए हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। और कोई भी सिलेक्शन जो लेता है या सिलेक्शन पाता है, वह पहले क्वेश्चन जो है बेसिक को पढ़ता है। बेसिक पढ़ने के बाद ही वह जो नए पैटर्न के क्वेश्चन बन रहे हैं उसको वह आंसर सही लगा देता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को देखना है, हर एक उस पॉइंट को देखना है। फिर उसके बाद हम इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो चलते हैं, आज के मैराथन में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं अपने इस मैराथन को। पहला टॉपिक है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है? तो रेड डाटा बुक एक बुक होती है जिसमें संकटग्रस्त प्राणियों को रखा जाता है। यह विश्व संरक्षण संघ वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, जिसे पूर्व में यानी पहले अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ IUCN और IUCNR के नाम से भी जाना जाता था। इसका जो है रेड डाटा बुक जो कौन जारी करता है? तो IUCN जारी करता है। वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसका पहले नाम था IUCNR। IUCN का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, यानी विश्व में जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसका संरक्षण करने वाला एक संघ बनाया गया है जो है IUCN। यही एक बुक जारी करती है जिसमें संकटग्रस्त प्राणियों को रखा जाता है। संकटग्रस्त या संकटापन्न हो या विलुप्त हो, इन सब की एक सूची जारी की जाती है, उसी को कहा जाता है रेड डाटा बुक। IUCN एक सूची जारी करता है जिसे हम क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक कहा जाता है। इसमें कौन से जीवों को रखा जाता है? तो संकटापन्न जीवों के प्रजातियों को रखा जाता है तथा उन प्रजातियों का वर्णन किया जाता है जो विलोपन के खतरे से गुजर रही है। यानी इससे हम रिलेटेड कर सकते हैं, जो बच्चा अभी नया नया तैयारी करने निकला है उसका अध्ययन नहीं होगा, अगर उस पर किसी का साया पड़ गया है तो वह संकटापन्न में चला जाता है। तो ऐसे प्राणी जिस पर संकटापन्न अवस्था में होते हैं उनको हम रेड डाटा सूची में रखते हैं। रेड डाटा बुक में प्रकाशित जातियों को थ्रेडेंट जाति का नाम दिया गया है। यानी इसमें जो बच्चा मतलब जिसका नाम पड़ जाएगा इस बुक में वह संकटापन्न रहेगा, और उस प्रजातियों को क्या कहा जाता है? तो थ्रेडेंट जाति कहा जाता है। IUCN के 3 वर्ग हैं। कौन कौन से हैं? संकटापन्न, यानी जब बच्चे जाता है तैयारी करने, उसके ऊपर एक संकट आ जाता है, यानी शुरुआती स्टेप में जो दौर में होता है, तो यानी वह संकटापन्न हो गया, हवा लग चुकी है। एक होता है सुभेद्य और एक होता है दुर्लभ। सुभेद्य में यानी जो जल्दी ना मिले, मतलब पहले थे अब थोड़ा थोड़ा विलुप्त होते जा रहे हैं। और एक दुर्लभ प्राणी होती हैं जो बिल्कुल अब मिलती नहीं है, कहीं कहीं मिलती हैं और उसका जीवन जो खतरे में है। तो 3 प्रकार के इसमें वर्ग बांटे गए, एक संकटापन्न, एक सुभेद्य और एक दुर्लभ। और इनको क्या कहा जाता है? थ्रेडेंट जाति। वही जो इस बुक में नाम जिसका दर्ज हो जाता है उसको हम कहते हैं थ्रेडेंट जाति। अगला टॉपिक है जानवर। जानवर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट में।
तो देखते हैं जो एक प्रश्न ये सीटेट का फेवरेट प्रश्न होता है कि जो जानवरों के ऊपर, जैसे आप अगर जेब्रा देखेंगे, आपके पास गाय वगैरह होगी तो उसको चकत्ते पड़े होते हैं ना, तो प्रश्न पूछा जाता है जेब्रा पर जो रेखाएं पड़ी होती हैं वो किस कारण होती हैं? बालों के द्वारा डिजाइन बनी होती हैं या चमड़ों के द्वारा डिजाइन बनी होती हैं? तो ये आंसर सभी लोग बालों के द्वारा लगाते हैं। देखते हैं हम क्या है। तो जानवरों के खाल पर जो डिजाइन होते हैं उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। जैसे जेब्रा का रंग ऐसे ऐसे बना रहता है, तो वो जो रंग होता है किसके कारण होता है? तो बालों के रंग के कारण होता है। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सभी रंगों को देख लेता है। हालांकि अगर सोचो तो पशु पक्षी अपना अध्ययन करते नहीं, हम लोग करते तो अपने हिसाब से किए हैं, तो इसमें अपने हिसाब से ही आंसर देना है वैज्ञानिक तौर तरीके से। तो जो कुछ जानवर मतलब जानवर जो रात में कुछ ही रंग देख पाते हैं, और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि जो जानवर रात में जागते हैं वो हर चीज़ें किस रंग की देखते हैं? तो सफ़ेद और काली के रूप में देखते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली, सांप, मेढक, ये सब जो है इनका जब समय आता है तब निकलते हैं। और छिपकली जैसे अगर मौसम नहीं रहता, ये सब जानवर, कुछ जानवर होते हैं गहरी नींद में चले जाते हैं। कुछ जानवर भूकंप या तूफान आने के कुछ समय पहले अजीब हरकत करने लगते हैं, और जंगलों में रहने वाले लोग इससे कुछ खतरों की आशंका को जान जाते हैं। जैसे गांव में भी कहावत, अगर कहीं जा रहे हो बिल्ली रास्ता काट दी तो गड़बड़ है, सियार रास्ता काट दिया तो गड़बड़ है, नेवला रास्ता काट दिया तो गड़बड़ है। ऐसे ही जानवरों को हर चीज़ पहले ही पता चल जाती है। अगर भूकंप आता है तो भूकंप में 3 तरंगें निकलती हैं, तो तीनों तरंगों में सबसे पहले जो और कुछ गैसें निकलने लगती हैं, तो जो जानवर होते हैं वो इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा वो होते हैं मतलब जानने के लिए होते हैं संवेदनशील, क्या कह सकते हैं, संवेदनशील होते हैं। तो वही अगर भूकंप या कुछ होने वाला रहता है तो जंगलों में जानवर अलग क्रिया करने लगते हैं, जिससे जंगलों में निवास करने वाले व्यक्ति या जनजाति को पता चल जाता है, वो सजग हो जाते हैं। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। ऐसा नहीं है कि जानवर देख, सुन या महसूस नहीं कर सकते। चूहा को देख लो, महकेगा तुरंत जान जाएगा। बिल्ली देख लो, महकेगा, सूंघने की शक्ति अपार होती है। तो हर जानवर में, हर चीज़ में एक एक खासियत होती है। गिद्ध बहुत ऊंचाई पर उड़ता है और उसको देखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। जैसे नहीं, गांव में अगर कोई बढ़िया से देख रहा है तो कहेंगे उसकी देखो कुछ कुचुआ की आँख है बहुत तगड़ा से देख रहा है, और ऐसे दे दिया जाता है एग्जाम्पल। तो जानवर में कोई ना कोई खासियत पाई जाती है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। अगर स्तनधारी जो जीव होते हैं उनके कान बाहर होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं, तो वो जानवर क्या देते हैं? अंडे देते हैं। जैसे व्हेल मछली है, उसका कान बाहर होता है तो वह स्तनधारी जीव के अंतर्गत आती है। तो जानवर में है तो यानी मछली है, पानी में है तो मछली है, लेकिन वह किस वर्ग के अंतर्गत आएगी? तो स्तनधारी जीव के अंतर्गत आते हैं। तुम लोग भी अपना कान देखना, अगर कान है तुम्हारे पास, शरीर पर बाल है, तो यानी तुम लोग क्या करते हो? बच्चे मतलब तुम लोगों का जो है वर्ग, ये बच्चे देने वाले हैं। ऐसे गाय को भी देख सकते, कोई भी जानवर ले लो जिसके कान बाहर होते हैं, शरीर पर बाल होते हैं, वो बच्चे देते हैं, और जिसके कान नहीं होते हैं वो अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। क्या कभी कौवा का कान दिखता है, तोता का कान दिखता है? तो वे जानवर
जिनके कान बाहर नहीं निकले हों और तो वो हमेशा मतलब वो प्राणी क्या देते हैं, तो बच्चे नहीं देते हैं, अंडे देते हैं, यानी अंडज होते हैं, और जो बच्चे देते हैं उसको हम पिंडज कहते हैं। स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां, कौन से 3 अस्थियां हैं, तो मेलियन, इनकस और स्टेपस का पाया जाना प्रमुख है। यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं, तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते हैं वे अंडे देते हैं। देखो, हर चीज़ में अपवाद है, तो अपवाद तो कुछ मिल ही जाते हैं, लेकिन साधारण में अगर बात करें तो जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं, और जिनके कान बाहर नहीं होते हैं वो अंडे देते हैं। अब एक एक जानवर को देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जरूर बनता है, और ईवीएस का पोर्शन जो है कंप्लीट हम करा देंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। सलाथ कैसा होता है, तो देखने में यह भालू की तरह होता है। कैसा होता है, भालू की तरह। भालू आजकल फिल्मों में ज़्यादा आ रहा, धमाल और हेरा फेरी, मतलब भालू एक ऐसा है जो बिल्कुल इंजॉय करने वाला है। और भालू की मदद श्री राम प्रभु भी लिए थे। और भालू का जो बल होता है अपार होता है। एक मुष्टिका के प्रहार से रावण जो बेहोश हो गया था। तो जो स्लाथ होता है ये भालू की तरह दिखने वाला होता है, लेकिन यह भालू से क्या होता है, अलग होता है। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं, यह दिन में करीब 17 घंटे सोता है। इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा जानवर ऐसा है जो 17 घंटे सोता है, वो भी पेड़ों पर उल्टे लटक कर आराम करता है। जैसे आप देखे होंगे जो चमगादड़ होती है वो पेड़ पर कैसे लटकती है या कैसे सोती है, कैसे बैठती है, तो हमेशा उल्टा। ऐसे ही जो सलाथ होता है भालू की तरह दिखता है, और यह दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटककर आराम से बिल्कुल सोते हैं। तो हम आदमी का ज़िंदगी तो आधी ज़िंदगी ख़त्म होती है, इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी सोने में ख़त्म हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं, जानवर है अपने अपने हिसाब से जी रहे हैं। और 40 वर्ष के अपने जीवन में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। ये सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। ये पूरे जीवन काल में कितने पेड़ों पर सलाथ घूमते हैं, तो 8 पेड़ों पर। उसी पेड़ों का पत्ते खाते हैं, उसी पेड़ों पर रहेंगे, उसी पेड़ों पर उल्टे लटक कर सोते हैं। और दिन में कितने 24 घंटे में कितने घंटे सोते हैं, तो 17 घंटे सोते हैं। ये एक सप्ताह में अब इनकी एक बात और ख़ास है, ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। जो सलाथ होता है वह हफ्ते में केवल एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे आता है, बाकी पेड़ पर ही रहता है, लटका रहता है, और उसी पेड़ के पत्ते खाता, उसी पेड़ पर सोता रहता है। यानी इसको जो है दुनियादारी से कोई मतलब, आराम से खाना है, पीना है और रहना है। आगे है बाघ। अब तो सभी लोग पालने लगे हैं बाघ को। और ऐसा आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में कि आज तक विश्व का ऐसा कौन सा जानवर है जो अभी तक व्यक्ति के यानी मनुष्य के कब्जे में नहीं आया है। तो इसका अगर आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। आगे देखते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। जानवर में जो बाघ होता है, मनुष्य की जो आँखें हैं, यह बाघ रात के अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर यानी अच्छी तरह से देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं कि जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। इन लोगों शेर हो गया, बाघ हो गया, सब अपनी मूंछ से प्यार करते हैं।
मूछ अगर इनकी कट गई तो समझो इनके लिए बहुत गड़बड़ बात है, अच्छी बात नहीं है। जैसे मनुष्य की एक शान होती है मूछ, ऐसे ही शेर और बाघ की शान होती है मूछ। शेर आग से नहीं डरता है, वह डरता है तो कि मेरी मूछ ना जल जाए, इसीलिए वह डरता है। जो बाघ होता है रात में अगर वह देखता है तो हमसे 6 गुना बेहतर देख लेता है, और ये इसकी मूछें जो होती है, मूछें से अपने शिकार को पहचान भाप लेता है, हवा के कंपन को भाप लेता है कि मेरे आगे कौन सा जानवर है, कौन सा शिकार है, कितनी दूरी पर है, वह अपनी मूछों से क्या कर लेता है, भाप लेता है। और इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। मुँह से बाघ अपने मूछ के द्वारा ही रात में रास्ते को ढूंढ लेता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। जैसे कुत्ता वगैरह अपने एरिया को फिक्स कर लेते हैं, और जैसे किसी का गाड़ी आया उस पर पेशाब कर दिया और गाड़ी गई कहीं और, तो कुत्ता पगला जाएगा कहाँ से और जानवर आ गए, जबकि वो गाड़ी कहीं और गई थी, गाड़ी कहीं और से आ गई। अपनी गंध को छोड़ता है। और दूसरा, बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। जैसे कुत्ता भी छोड़ता है और उस एरिया में कुत्ता नहीं आता है, ऐसे ही बाघ जो है अपने मूत्र करके एक गंध छोड़ते हैं, जिससे पहचान लेता है कि यहाँ एरिया में एक बाघ है, तो दूसरा बाघ वहाँ से चला जाता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है, यानी बाघ के में जो आवाज़ बदलने की कला होती है। जैसे धमाल मूवी में था, जो है संजय दत्त, अरशद वारसी ये सब थे, और पेड़ में जो है रस्सी से गले में लटका के बांध देते हैं, और उसके बाद एक बाघ आता है तो उसका एक जो मित्र रहता कहता है तुम शेर की आवाज़ निकालो ताकि ये भाग जाए। बाघ अगर शेर की आवाज़ सुनता है तो चला जाता है, तो बेचारा आवाज़ निकालता है, उसका आवाज़ क्या निकलता है, बिल्ली की निकलता है, अब और आगे बढ़ने लगता है। इसी प्रकार बाघ जो है अपनी आवाज़ों को बदलता रहता है, और जिस स्थिति में रहता है, जैसा माहौल रहता है, वैसी आवाज़ को क्या करता है, बदलता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। जो बाघ अगर पूरा बढ़िया से गुर्रा रहा, जैसे शेर का दहाड़ना होता है, बाघ का गुर्राना होता है, घोड़े का हिनहिनाना होता है, तो इसी प्रकार जो बाघ अगर गुर्राता है तो उसकी आवाज़ को आप 3 किलोमीटर दूर से ही सुन सकते हो। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम भी जाते हैं। जानवरों का देखना देखो, कान का जिसका ऊपरी भाग जितना लंबा, जितना बड़ा होगा, वह उतनी तेज़ी से सुनेगा, वह उतनी तेज़ी से हर चीज़ को मतलब आवाज़ को सुनेगा और पहचानेगा। हम लोगों के कान थोड़ा सा सबको लगता होगा जो कान का बाहरी भाग है ये ऐसे लगा है शो पीस के लिए, नहीं, उसकी बनावट जो है और बाहर की आवाज़ों को सुनने के लिए ये कान का बाहरी भाग होता है। जो बहरे बच्चे होते हैं उनमें देखना कान नहीं पाए जाते, कटे हुए होते हैं, और तो कान का जो बाहरी भाग होता है ये जानवर चारों तरफ दौड़ाते हैं। देखना जिधर से आवाज़ आती है कान उधर ही कर लेते हैं, तो कान का काम होता है आवाज़ को इकट्ठा करके। ऐसे जो है बाघ भी अपने कानों को जिधर से आवाज़ आती है उधर जो है क्या कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, और यह कान को जो है अलग अलग दिशाओं में घुमा सकता है। बाघ हवा के पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को तुरंत भाप लेता है। वह जान जाता है कि पत्ता हिल रहा है कि हमारा शिकार आ रहा है, शिकार मतलब उसका शिकार आ रहा है, तो वह पहचान लेता है, भाप लेता है। आगे देखते हैं हाथी। ये भी जितने भी ईवीएस में क्वेश्चन बनते हैं जानवरों से, पक्षियों से, पेड़ पौधे से, उन सभी को हम देखते हुए चलेंगे। तो जो हाथी होता है, हाथी भी प्रश्न पूछा जाता हाथी से। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। तो क्यों खेलना पसंद है? क्योंकि जो कीचड़ होता है इनको ठंड प्रदान करता है। जैसे भैंस होती हैं
बहुत गर्मी लगती है और हमेशा पानी में रहो तो दिन रात पानी में रहेगी। इसी प्रकार हाथी को कीचड़ में खेलने के लिए अच्छा लगता है, क्योंकि उससे उनको ठंडक मिलती है। शरीर को क्या मिलती है? ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते, प्रश्न पूछा जाता है कि किस जानवर के कान पंखे जैसे होते हैं और इनके कान क्यों बड़े होते हैं। तो हमने बताया कि आवाज़ को कैच कर लेते हैं और हाथी के कान सबसे लंबे बड़े जो है पंखे जैसे होते हैं और ये हवा भी अपने कान से ले लेते हैं। ज़्यादा गर्मी सर में ही लगता है तो कान जो सर के पास ठंडी दे देता है। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने का बच्चा जो हाथी का होता है, किलोग्राम में भी प्रश्न पूछा जाता है कि छोटा बच्चा जो होता है वो कितने किलोग्राम का होता है। तो 3 महीने के हाथी का बच्चा 200 किलोग्राम वजन का होता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खाते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है ये झुंड में रहते हैं कि वैसे रखते थे। हाथियाँ हमेशा झुंड में रहती हैं। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी क्या करता है? तो बहुत कम आराम करता है। एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। आदमी जो है अपने का खून चूसने में लगा है, जबकि जानवर एक दूसरे की अपनी क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो हाथी भी अगर किसी दूसरे हाथी पर विपत्ति आ गई तो कई हाथी मिल करके उसमें जो है सहायता उसको करेंगे। जैसे कोई भी जानवर होता, भी बंदर को एक मार दो, देखो कितने बंदर आ जाते हैं, रास्ता जाम कर देते हैं यहाँ तक। और इस झुंड में यानी हाथी जो होती है उस झुंड में 10 से 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो ये लोग झुंड में रहते हैं और उसमें एक बुजुर्ग हथनी होती है जो पूरे झुंड का क्या करती है? नेतृत्व करती है या नेता होती है। और इस झुंड में कितने? 10 से 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक हाथी के इस झुंड में रहता है और फिर वह झुंड छोड़ करके हाथी क्या करता है? चला जाता है। आगे देखते हैं लंगूर। लंगूर क्या है? तो लंगूर जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। जो जानवर होते हैं वह एक आवाज़ में पूरा सेंटेंस ही निकाल लेते हैं। तो जानवर कोई भी होता है एक आवाज़ में पूरा सेंटेंस निकालता। प्रश्न पूछा जाता है कि जानवर का कैसे बातें करते हैं, तो एक आवाज़ में पूरे सेंटेंस, जैसे अगर कोई अगर कोई वो दिख रहा है, अजीब सी चीज़ दिख रही है यानी संकट दिख रहा है, तो ये सब एक आवाज़ निकालेंगे जिससे पता चल जाएगा सभी जानवरों को संकट आ रहा, भागो भागो, पेड़ पर चढ़ जाओ या कहीं और चले जाओ, तूफान आ रहा, नीचे आ जाओ। ये सारी चीज़ जो है अपने एक ही आवाज़ में ये सब लोग पहचान जाते हैं। अब देखते हैं मगरमच्छ। मगरमच्छ के छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। और छिपकली के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं। पक्षियों को भी देखे होंगे तो छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं। हमने बताया कि जिसके कान बाहरी आवरण नहीं होता या छेद जैसे होते हैं वो अंडे देते हैं, और अंडे देते हैं तो क्या कहलाते हैं? अंडज कहलाते हैं। मछलियाँ खतरों की चेतावनी को एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। जो मछली होती है वह अपने खतरे या चेतावनी को किस प्रकार बताती है? तो बिजली तरंगों से देती है। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बातें करती हैं। गिलहरी, आगे देखते हैं गिलहरी। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। अगर दांत जो गिलहरी का कभी फोटो देखना
अगर उनके दांत दिखाए जाते हैं तो बड़ा मस्त दांत, ये ऐसे दांत होते हैं जो हमेशा ये बढ़ते रहते हैं, इसलिए यह क्या करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ कुतरते रहते हैं ताकि इनके दांत जो है छोटे होते रहें। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आती हैं। कुत्ते के भी दांत देखोगे बहुत नुकीले होते हैं, शेर को भी। और अपना जो दांत होता है साइड में 2 दांत ऐसे होते हैं, चौड़क अग्र क्या उसको कहते हैं, कृंतक रदनक। जो रदनक होता है वह भी क्या करता है तो मांस को फाड़ने का काम करता है। गन्ना चूहना हो तो किससे चूहते हैं, जो है रदनक से ही चूहते हैं। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास को चबाने के लिए होते हैं। ऐसे हाथी के भी 2 दांत निकले होते हैं लेकिन उनके अंदर दांत पाए जाते हैं जो भोजन को खाने के लिए काम करते हैं। जानवर पहले क्या करते हैं, सभी चीज़ों को पेट में इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसके बाद पागुर करते हैं, जिसको पागुर हम लोग कहते हैं इधर के एरिया में। यानी आराम से बैठ के आराम से सोएंगी और पागुर करते हुए अपने भोजन को क्या करती हैं, पचाती हैं। आगे है सांप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में। तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि हमारे देश में कितने तरह के जहरीले सांप होते हैं, तो मतलब और इनके नाम क्या है, प्रश्न पूछा जाता है। सबसे जहरीला सांप जो है कितने प्रकार के पाए जाते हैं और कौन कौन से हैं उनके नाम बताओ। तो नाग हो गया, करैत हो गया, दुबोइया हो गया और अफाई। ये सबसे ज़बरदस्त जहरीले सांप होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर चला जाता है तो पूरे शरीर में फैल जाता है। मतलब ये जहर को कैसे डालते हैं, तो आगे इनके 2 दांत खोखले होते हैं, उसी से अपने जहर को व्यक्ति के शरीर में डालते हैं। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है। जैसे एक कहावत हमारे इधर, लोहा को ही काटता है, तो ऐसे ही जहर जो होता है, जहर के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए जहर से ही एक दवाई बनाई जाती है जिसको हम कहते हैं सीरम। सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते बल्कि पूरा निगल जाते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, यह जमीन पर हुए कंपन को सुन पाता है। यानी सांप के पास कान नहीं होते हैं लेकिन कंपन से ही भाप जाता है कि जो है जानवर आ रहा है कि क्या है, वह जो है कंपन से ही क्या करता है, भाप लेता है। सपेरों को कालेविया कहते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो कालविया होते हैं कहाँ निवास करते हैं, और जो सांपों को पकड़ते हैं या सांपों को पालते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो कालवेलिया कहते हैं। और कालवेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। मेरे यहाँ शादी विवाह में एक नागिन डांस चलता है और बहुत मस्त डांस यहाँ का फेवरेट डांस है। नागिन डांस हो गया, भंगड़ा डांस हो गया। तो नागिन जैसे जो पहले की मूवी अमरीश पुरी और श्रीदेवी की मूवी आती थी, नाग नागिन, इच्छाधारी नागिन तो ये सारी, तो उसी में एक हमारे यहाँ प्रचलित है, शादी विवाह में जरूर, बिना उसके शादी विवाह होता ही नहीं है। नागिन डांस और एक भांगड़ा डांस जो होता है पंजाब का है, वो भी इधर बहुत बढ़िया से चलता है। भांगड़ा डांस में तो चाहे जैसे कूद फांद के नाचो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है कुत्ता। क्या? कुत्ता। तो कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्तों के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था कि नहीं। जैसे अभी आगे पहले हमने देखा बाघ भी
अपने मूत्र से पहचान लेता है कि यहाँ ये किसका एरिया है, उसी प्रकार कुत्ते जो है अपने मल मूत्र से पहचान लेते हैं ये अपना एरिया है कि किसी और का एरिया है, या इस एरिया में कोई और तो नहीं आया था। और एक कहावत भी है ना, कुत्ता भी अपने एरिया में शेर होता है, तो यही चीज़ है। केचुआ ज़मीन में छेद बनाकर रहते हैं और ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं, और इनको जो है किसानों का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि धान की फसल देखोगे तो केचुआ होते हैं और उसके धान की फसल में बढ़िया से छिद्र कर देते हैं, जिससे हवा जो है ज़मीन तक जड़ तक चली जाती है, ये अच्छा काम करती हैं। इस तो प्रश्न पूछा जाता है किसानों का मित्र किसे कहते हैं, तो केचुआ को कहते हैं। आगे हैं चींटियाँ।